गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी पांडे। आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर मतलब वस्त्र उपयोगी रेशे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टेक्सटाइल क्या है ना, वस्त्र विज्ञान क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे आज टेक्सटाइल फाइबर के बारे में। टेक्सटाइल फाइबर ऐसे फाइबर्स के बारे में है जिनको हम वस्त्र बनाने या धागा बनाने में उपयोग करते हैं। तो अगर हम देखें तो जो कपड़ा है वो किससे मिलकर बनता है, तो कपड़े के जो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है उसको हम कहते हैं फाइबर, रेशे या तंतु। इंग्लिश में इसे फाइबर कहा जाता है, हिंदी में इसे रेशे और तंतु कहा जाता है। ठीक है, तो फाइबर क्या है? सबसे छोटी इकाई है वस्त्र निर्माण की जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो फाइबर क्या है? जैसे हमारे बाल हैं तो हम फाइबर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे लचीले बाल जैसी लट है, उसके रूप में हम फाइबर को परिभाषित कर सकते हैं। और फाइबर में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसका व्यास है वो उसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटा होता है। अर्थात जो उसकी लंबाई है फाइबर की वो लंबी होनी चाहिए और जो उसकी मोटाई है वो काफ़ी पतली होनी चाहिए, तभी हम उसे फाइबर की कैटेगरी में रखेंगे। तो फाइबर जो है वो टेक्सटाइल निर्माण की क्या है? मूलभूत इकाई है, जो फंडामेंटल यूनिट है। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? धागा और कपड़े के निर्माण में करते हैं। तो जो रेशा है, रेशा सिंपली क्या है? एक बाल जैसी संरचना है जिसमें लचीलापन है और जिसकी लंबाई बहुत अधिक है लेकिन गोलाई या मोटाई कम है, और इससे हम धागे और कपड़े का निर्माण कर सकते हैं। तो जो फाइबर है, सभी प्रकार के जो बाल नुमा संरचना है उनको हम फाइबर नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ संरचनाओं को हम फाइबर कहते हैं, टेक्सटाइल फाइबर, और कुछ को नहीं। तो ऐसे रेशे जिनको हम धागा बनाकर या कपड़ा बनाने में उपयोग में ले सकते हैं, उन सभी रेशों को हम कहते हैं वस्त्र उपयोगी रेशे। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि ये मक्के के ऊपर की जो रेशे हैं उनका चित्र है, लेकिन मक्के के जो रेशे हैं उनको गूंथ कर धागा बना पाना या कपड़े के फॉर्म में बुन पाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती हैं जिस कारण हम उसका धागा या कपड़ा नहीं बना सकते। तो इसलिए हम जो मक्के का जो रेशा है उसको हम टेक्सटाइल फाइबर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, लेकिन उसके विपरीत जो कपास है, कपास का जो रेशा है उसके द्वारा हम वस्त्रों और धागों का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए हम कपास को वस्त्र उपयोगी रेशे की श्रेणी में रखेंगे। तो आपने देखा कि जो रेशे हैं वो क्या है? हमारे वस्त्र निर्माण की मूलभूत या आधारभूत इकाई हैं। इनके द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाएगा। तो अर्थात वस्त्र किससे मिलके बने हैं? रेशों से। अगर रेशे नहीं होंगे तो वस्त्र भी नहीं होंगे। और रेशों का जो आकार है वो कैसा होता है? हमारी बाल की तरह लंबा और मोटाई बहुत पतली, है ना। तो उनकी जो लंबाई है वो उनकी चौड़ाई की गुना में 100 गुना से भी ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो तंतु जो है हमारा, जो टेक्सटाइल फाइबर है, उसको हम टेक्सटाइल फाइबर तभी कहेंगे जब उसको हम धागे या कपड़े के रूप में बुन पाते हैं। तो धागे या कपड़े के रूप में बुन पाने के लिए रेशों में कुछ महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, है ना। तो उन गुणों को हम आगे पढ़ेंगे। तो जो गुण हैं वो, एक तो ये है कि जो जो रेशा है वो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। जब वो उपलब्ध होगा तभी हम उसका धागा बना के कपड़े निर्माण में उपयोग कर सकेंगे, है ना। और वो किफ़ायती होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है ना। तो उससे हमारी क्या होगी? जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो हमारा तंतु है उसको क्या होना चाहिए? उसकी हम कताई कर सकने चाहिए, है ना। और उसमें लंबाई, मजबूती, रंग, भार, चमक, आर्द्रता आदि जैसे गुण भी पाए जाने चाहिए। तो अगर कोई भी जो फाइबर हैं, तो ये फाइबर हैं इस स्लाइड्स में अलग अलग तरह के, जैसे कि जूट है, सिल्क है, कॉटन है, वूल है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयॉन है, टेरिलीन है। तो कुछ रेशे क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं, कुछ रेशों को मानव ने लैब में केमिकल्स के द्वारा बनाया है। तो ये सभी क्या हैं? विभिन्न प्रकार के टेक्सटाइल रेशे हैं जिनका उपयोग हम वस्त्र निर्माण में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। तो जो टेक्सटाइल फाइबर्स हैं उनमें क्या है? कुछ गुण होने चाहिए जिसके द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं? टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बनाने में उपयोग कर सकते हैं। तो रेशों के इन्हीं गुणों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक पहले गुण है जो प्राइमरी गुण है, दूसरे हैं सेकेंडरी गुण। तो प्राइमरी गुण या प्राथमिक गुण वो गुण हैं कि ये विशेषताएं तो रेशे में निश्चित तौर पे पाई जानी चाहिए, तभी उसको हम, उस रेशे का उपयोग हम टेक्सटाइल उत्पाद बनाने के लिए कर सकते हैं। तो वो प्राथमिक गुण क्या हैं वो यहाँ पर स्लाइड में मेंशन है। इसके अलावा द्वितीय गुण ऐसे गुण हैं जो अगर नहीं भी हों तो हम उस रेशे से टेक्सटाइल मटेरियल बना सकते हैं, लेकिन उनमें जो हमें डिज़ायर्ड जो
प्रॉपर्टीज़ हैं या डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उस तरह से प्राप्त नहीं होंगे। तो प्राथमिक गुण तो क्या है कि जो हमारे रेशे से धागा बनाने और वस्त्र बनाने के लिए अनिवार्य हैं उन गुण को हम कहते हैं प्राइमरी गुण। और द्वितीय गुण ये है कि जो हमारी वस्त्र की फंक्शनैलिटी, उसका जो पर्पज़ है, पर्पज़ के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करने के जो गुण हैं वो उसमें पैदा करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं रेशों के प्राथमिक गुण के बारे में। तो रेशों के प्राथमिक गुण 5 हैं। एक तो है लेंथ टू विड्थ रेशियो, मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है रेशो का वो। दूसरा है टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती, जो रेशा है उसकी मजबूती। तीसरा है कोहेसिवनेस, मतलब जुड़ने की क्षमता। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं लोचमयता। और पांचवा है यूनिफॉर्मिटी। तो ये 5 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी रेशे में होने चाहिए, तभी उसको हम टेक्सटाइल फाइबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है लेंथ टू विड्थ रेशियो, अर्थात जो तंतु है उसको वस्त्र उपयोगी होने के लिए ये आवश्यक है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की अपेक्षा कई गुना अधिक होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसको आसानी से धागे या वस्त्र में हम परिवर्तित कर पाएंगे। तो जो वस्त्र उपयोगी रेशे हैं उसमें जो न्यूनतम लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 100:1 होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे लंबाई के आधार पर रेशो को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है स्टेपल फाइबर और दूसरे हैं फिलामेंट फाइबर। स्टेपल फाइबर ऐसे फाइबर हैं जिनकी लंबाई को हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं। और फिलामेंट फाइबर ऐसे फाइबर हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, इनकी लंबाई को हम मीटर, यार्ड आदि में नापते हैं। अगर हम प्राकृतिक रेशों की बात करें तो प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले सभी रेशे स्टेपल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई कुछ सेंटीमीटर्स में होती है। एक्सेप्ट जो सिल्क का जो फाइबर है वो फिलामेंट फाइबर की कैटेगरी में आता है ना। सिल्क अर्थात रेशम, रेशम हमें कोकून से प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म के कोकून से। तो एक सिल्क ही ऐसा नेचुरल फाइबर है जो फिलामेंट फाइबर है, अर्थात जिसकी लंबाई मीटर में होती है। और उसके अलावा सभी जो प्राकृतिक रेशे हैं वो स्टेपल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो एक पहली प्रॉपर्टी जो किसी भी टेक्सटाइल फाइबर में होनी चाहिए वो है जो उसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो है वो कम से कम 100:1 में होना चाहिए। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है टेक्सटाइल रेशो की, वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है उसकी मजबूती से। तो तंतु की जो मजबूती है उसको मापा जाता है किसमें, उसको हम कह रहे हैं उस तंतु की मजबूती। तो तंतु की जो मजबूती है उसको हम मापते हैं, एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं टेनेसिटी। तो टेनेसिटी क्या है? टेनेसिटी वह बल है जो उस तंतु को तोड़ने के लिए हमें आवश्यक है। सपोज करो कोई रेशा है, उसको आप खींचेंगे तो कितना फोर्स लगाने पर, कितना खींचने पर वो टूट जाएगा, तो उसको हम कह रहे हैं स्ट्रेंथ, है ना। तो जो तंतु की जो स्ट्रेंथ है उसको हम नापते हैं ग्राम पर डीनियर में या ग्राम पर टेक्सिस में। तो ये 2 यूनिट हैं जिसके द्वारा हम स्ट्रेंथ को किसी भी फाइबर की नापते हैं। ठीक है। तो 1 ग्राम डीनियर क्या है? ग्राम पर डीनियर और ग्राम पर टेक्स, मतलब 1 ग्राम धागे को तोड़ने के लिए जितना बल हमें चाहिए उसको हम कह रहे हैं ग्राम पर डीनियर, है ना, या टेनेसिटी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर विभिन्न रेशों की स्ट्रेंथ को दिया गया है। कपास की स्ट्रेंथ है 4 ग्राम पर डीनियर, रेशम की है 4.5, ऊन की है 1.5, रेयॉन की वेरी करती है 1.5 से 2.5 और नायलॉन की है 4.5 से 5.9। तो आप देखेंगे कि इन सभी रेशों में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो किसकी है? नायलॉन। तो जो स्ट्रेंथ वाली प्रॉपर्टी है, जब हम हाई एंड्योरेंस फैब्रिक बनाएंगे, है ना, जहाँ पर हमें ऐसे वस्त्र बनाएंगे जिनमें मजबूती की आवश्यकता है, तो वहाँ पर हम उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे? रेशों का चुनाव करेंगे। अगली प्रॉपर्टी है फाइबर की कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेजन, मीन्स जुड़े रहने की विशेषता या चिपके रहने की क्षमता। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो फाइबर हैं, फाइबर से हम क्या बनाते हैं? यान या धागे बनाते हैं या सूत बनाते हैं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो कोहेसिवनेस वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा जो रेशे हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपक कर धागे का निर्माण करते हैं। तो जब हम रेशों की कताई करके धागे का निर्माण करते हैं तो वो रेशे आपस में एक दूसरे से चिपक जाने चाहिए। अगर वो चिपकेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? धागे का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़रूरी है टेक्सटाइल फाइबर के लिए, है ना। तो जो अगर हम देखें, जो फाइबर जितना कठोर होगा, जैसे ग्लास है ना, शीशे का फाइबर है, अगर आप वो बहुत कठोर है तो उसको अगर आप धागे के रूप में बनाएंगे, निर्माण करेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो
जो फाइबर जितना कठोर होगा उसकी कोहेसिवनेस की जो प्रॉपर्टी है वो उतनी कम हो जाती है। इसके साथ ही आप देखेंगे जो ऊन और जो कपास है इनकी कोहेसिवनेस क्षमता अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जो ऊन की सतह है उसमें क्या होती है, अनियमितताएं होती हैं जिन्हें हम स्केली स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। इसी तरह कपास का जो डिमेंशन है, जो उसका व्यास है, डायमीटर है, उसमें क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। तो जिस कारण से क्या होता है कि उसके रेशे एक दूसरे से आपस में अच्छे से चिपक जाते हैं और अच्छी तरीके से धागे का निर्माण करते हैं। तो यह प्रॉपर्टी कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टी थी। अगली प्राइमरी प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? नॉर्मल सेंस में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मुड़ने की क्षमता, लपेटने की क्षमता, है ना, बेंडिंग, द एबिलिटी टू बेंड, है ना। तो फाइबर के सेंस में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि जब हम रेशे से धागे का निर्माण करेंगे तो धागे में हम ट्विस्ट देंगे, उसको मोड़ेंगे, लपेटेंगे, है ना, फिर उसको वीव में मतलब हैंडलूम में धागे से कपड़ा बनाएंगे। तो लोचमेता का मतलब यही है कि कपड़े को अगर जब हम जो रेशा है उसको अगर हम मोड़ें तो वो टूटना नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि सपोज करो अगर आप कोई ग्लास की रॉड ले लें, अगर आप उसको मोड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप कोई रबड़ की रॉड लें और उसको आप मोड़ने का प्रयास करें तो वो क्या होगा, आराम से मुड़ जाएगी। तो ये क्षमता को हम क्या कह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी की क्षमता क्यों ज़रूरी है? जैसे कि आप देखेंगे, आप साड़ी होती है, आप साड़ी को अपनी बॉडी में लपेटते हैं तो साड़ी क्या करती है, आपकी बॉडी का आकार ले लेती है। अब सपोज़ कीजिए कि अगर साड़ी जैसे आप पेपर से बनाएं, जिसको आप लपेटेंगे, अगर वो शरीर का आकार नहीं लेगी तो हम कहेंगे वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो कड़ी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि मोड़ने और लपेटने की क्षमता। जब मोड़ने और लपेटने की क्षमता रेशे में होगी तो उसको क्या होगा, धागे में परिवर्तित करना आसान होगा और उससे बने हुए जो वस्त्र होंगे वो भी पहनने में हमारे लिए क्या होंगे, कंफर्टेबल होंगे, आरामदायक होंगे। तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी का गुण। तो ये सब, इसके अलावा लास्ट प्राइमरी प्रॉपर्टी आती है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, मतलब एक जैसा होना चाहिए, एक सार होना चाहिए। एक सार क्या होना चाहिए, जो तंतु है, जो रेशा है, उसको धागा बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, गोलाई है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कलर है, वो सब जगह पे क्या हो, एक समान हो। उससे क्या होगा, जो हम रेशे से धागा बनाएंगे तो वो क्या होगा, एक समान धागा बनेगा। अब सपोज़ कीजिए कि कहीं पर रेशे की मोटाई ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर और कम है, तो क्या होगा, उससे जब हम धागा बनाएंगे तो धागा हमारा कहीं पर मोटा, कहीं पर पतला, एक जैसा धागा हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो जो यूनिफॉर्मिटी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो भी हमारे नेचुरल फाइबर हैं वो, उनमें यूनिफॉर्मिटी का गुण कम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्राइमरी प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं द्वितीय गुण जो रेशों में आवश्यक हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कपड़ों की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी है रंग। रंग क्या है, जो भी हमारे फैब फाइबर हैं वो हमें जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनके रंग में बहुत सारा वेरिएशन होता है। जैसे आप कपास देखेंगे तो कपास के कलर में भी कोई बहुत वाइट हो सकता है, कोई ऑफ वाइट हो सकता है, कोई क्रीमिश हो सकता है ना। इसी तरह जो वूल है उसको भी आप नेचर से ऑब्टेन करेंगे तो अलग अलग तरह की जो भेड़ होगी, अलग अलग क्लाइमेट में अगर वो रह रही होगी तो जो उससे प्राप्त होने वाला जो वूल का कलर है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। सिमिलर जितने भी हमारे प्राकृतिक रेशे हैं उनमें क्या होता है, कलर में क्या पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है ना। वो नेचुरली पाया जाता है, उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जो मैन मेड फाइबर हैं उनको हम क्या करते हैं, जब हम केमिकली प्रोसेस करते हैं तो जनरली उनका आकार क्या होता है, सफ़ेद या हल्के पीले रंग का होता है। फिर हम उसमें कलर्स को ऐड करके उसमें अलग अलग कलर के रंगीन जो फाइबर का निर्माण करते हैं, है ना। तो रंग से क्या होता है, जो हमारा कपड़ा है या जो धागा बनेगा वो क्या बनेगा, अलग अलग रंगों का बनेगा, जिससे हमें देखने में या उसको अपील जो होगी कपड़ों की वो क्या होगी, एनहांस होगी। दूसरा गुण है शेप। शेप क्या है, शेप है तंतुओं का आकार। तंतुओं का आकार क्या है, कोई आप रेशा लें और उसको बीच से काट दें और उसको गोलाई में देखें कि वो किस तरह के का दिख रहा है, उसको हम कहते हैं उसका शेप। तो जब हम लंबाई में किसी रेशे को काट देंगे तो उसका जो आकार है, अनुप्रस्थ काट जो है, उससे हमें क्या होगा, जो रेशा है उसका 3D स्ट्रक्चर क्या होगा, हमें प्राप्त होगा। तो जो अलग अलग तरह के जो रेशे हैं उनका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप सिल्क को देखेंगे तो सिल्क का जो आकार है वो है ट्रायंगुलर है ना, वो त्रिभुज के आकार का है। इसी तरह अगर आप फ्लैक्स को देखेंगे तो फ्लैक्स क्या है, पॉलीगोनल है और उसमें बीच में क्या है, खोखला एक ल्यूमन है। इसी तरह जो आपका नायलॉन है, जो हमारा एक मैनमेड फाइबर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल तुम्हारा गोल है, यूनिफॉर्म है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो ये सभी जो शेप हैं क्या होते हैं, जो फाइबर के अलग अलग होते हैं। तो उस फाइबर के
जो शेप है वो भी एक हमारी क्या है डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके द्वारा हमारा जो धागा बनेगा उसमें क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। अगला जो प्रॉपर्टी है रेशों की ज़रूरी वो है लस्टर। लस्टर मतलब शाइन, चमक, है ना। तो लस्टर कोई भी फाइबर या फैब्रिक है, जब उस पर सनलाइट पड़ेगी तो वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना, लाइट को परावर्तित करता है। तो लस्टर किन रेशों में पाई जाएगी, ऐसा गुण जब जब उस रेशे पे लाइट पड़ेगी और वो लाइट को एक ही दिशा में क्या करेगा, परावर्तित करेगा। तो क्या होगा, हमें कपड़ा जो या रेशा है वो चमकता हुआ चमकीला दिखाई देगा। तो लस्टर क्या है, वो एबिलिटी है रेशे की कि वो लाइट को एक ही दिशा में क्या करे, परावर्तित करे, है ना। तो उसको हम कह रहे हैं लस्टर। तो अगर आप लस्टर देखेंगे तो जो हमारा सिल्क का जो फाइबर है उसमें क्या होती है, सबसे अधिक चमक होती है ना। जबकि अगर आप कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन में जो चमक होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। तो और जितने भी मानव निर्मित जो तंतु हैं उनमें क्या होती है, जब हम उन्हें केमिकल के द्वारा बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, जिससे आंखें हमारी ऐसे चौंधिया जाती हैं। तो इसलिए हम उन रेशों में क्या करते हैं, जब हम उन्हें बनाते हैं मानव निर्मित रेशे, तो उसमें हम एक रसायन है जिसे हम कहते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उसको मिलाते हैं, जिससे कि जो मानव निर्मित रेशे हैं उनकी चमक कम हो पाती है। ठीक है, तो ये हो गया रेशों का गुण। अगला गुण है डायामीटर। डायामीटर का मतलब है व्यास, है ना। अगर हम अनुपस्थित काट में किसी रेशे को काटें तो जो आर पार की दूरी है या जो गोलाई है रेशे की, उसको हम कह रहे हैं उस रेशे का डायामीटर, है ना। तो जो प्राकृतिक रेशे हैं उनके हर हिस्से का डायामीटर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो प्राकृतिक रेशे हैं वो कैसे हैं, अनियमित होते हैं, है ना। कहीं पर वो अत्यधिक पतले हो सकते हैं, है ना, कहीं पर वो मोटे हो सकते हैं। तो हम देखेंगे जो डायमीटर के अनुसार जो पतला रेशा होगा, जिसका डायमीटर कम होगा, उस रेशे को हम क्या कहते हैं, अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाने में उपयोग करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए कपड़े कैसे होंगे, मुलायम होंगे, अधिक लचीले होंगे और अच्छी उनमें लपेटने की क्षमता पाई जाएगी। लेकिन जो जिनका डायमीटर ज़्यादा अधिक है, जैसे कि तुम्हारा जूट है तो उससे बने हुए कपड़े कैसे होंगे, वो कोट्स होंगे, मतलब वो मुलायम नहीं होंगे, है ना, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण कम होगा। तो इसलिए डायमीटर की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाने में, वस्त्र की सॉफ्टनेस को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी है हमारी टेक्सचर। टेक्सचर मतलब जब आप उस रेशे को छू रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, जो सतह है उसकी रेशे की, उसको छूने पर, उसको देखने पर आपको किस तरह का फीलिंग आ रही है, कि वो चिकनी है उसकी सरफेस, या वो कोर्स है, खुरदरी है, दानेदार है, रोईदार है। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है टेक्सचर। तो टेक्सचर से क्या होता है, जब आप किसी भी कपड़े को छूते हैं तो आपको टेक्सचर के अकॉर्डिंग, अगर कोई रेशा स्मूथ है तो आपको हाथ से छूने पर अच्छा अनुभव होगा, है ना। तो इसीलिए जो ये टेक्सचर की प्रॉपर्टी है वो जो हमारे फाइबर है, मतलब कपड़े हैं, कपड़ों की फाइननेस को डिफाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी है क्रिम्प। क्रिम्प क्या है, क्रिम्प अगर हम देखें तो जो रेशा है उसमें जो कर्व्स हैं, है ना, उसमें जो झुकाव है, ऐंठन है या घुंघराले जैसे बाल हैं, जिस घुंघराले बाल अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे उनमें क्रिम्प है। अगर आप स्ट्रेट बाल कहेंगे तो स्ट्रेट बाल में क्रिम्प नहीं है। क्रिम्प मतलब कि जो घुमावदार जो संरचना है रेशे में, जो प्राकृतिक रूप से पाई जा रही है। तो क्रिम्प क्यों ज़रूरी है, अगर सपोज़ कीजिए जैसे अगर बाल सीधे होंगे तो अगर आप उनको रेशे में जब बनाएंगे, उनसे जब धागा बनाएंगे उन रेशों से, तो क्या होगा, वो धागे प्रॉपरली एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। लेकिन सपोज़ कीजिए घुंघराले रेशे हैं तो घुंघराले रेशे क्या होंगे, एक दूसरे में आसानी से चिपक जाएंगे। तो जो क्रिम्प है वो तंतुओं की जो आपस की कोहेसिवनेस है, उन क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगर हम देखेंगे जो प्राकृतिक रेशे हैं उसमें जो वूल है उसमें प्राकृतिक रूप से क्रिम्प पाई जाती है, और जिन रेशों में क्रिम्प नहीं पाई जाती नेचुरल रूप से, उनमें क्या किया जाता है, केमिकल या यांत्रिक प्रोसेसेस द्वारा हम क्रिम्प को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उनसे धागों का निर्माण अच्छी तरह से हो सके। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी है इलॉन्गेशन और इलास्टिक रिकवरी। इलास्टिक रिकवरी मतलब जैसे कि आप कोई रबड़ है उसको आप खींचेंगे तो और फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो अपनी इस प्राइमरी जो स्टेज है उसमें वापस आ जाएगा। इसी तरह जो रेशे भी हैं, जब उन पर कोई खिंचाव लगेगा तो उनको अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसमें वापस आ जाने की जो कैपेसिटी है उसको हम कह रहे हैं क्या, इलास्टिक रिकवरी, है ना। और इसी तरह जो इलॉन्गेशन है, इलॉन्गेशन मतलब कि कितना खिंचाव को वो
फाइबर कितना कर पा रहा है, एंड्योर कर पा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्यों ज़रूरी है, जैसे कि आप फंक्शनल क्लोथिंग बना रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको भागना है, अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है, अपना पोस्चर चेंज करना है ना, तो उसके लिए हमें ऐसा फाइबर, ऐसा फैब्रिक चाहिए जो कैसा हो, फटाक से अपनी शेप बदल ले और फिर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए बिना डिफॉर्म हुए। तो जो इलोंगेशन और इलास्टिक रिकवरी की प्रॉपर्टी है, जो हमारी फंक्शनल क्लोथिंग है, कंफर्ट इन क्लोथिंग है, इसके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है ना। जैसे लाइक्रा का जो क्लोथ है वो काफ़ी उसमें इलास्टिक रिकवरी होती है। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी है आपकी रेजिलियंसी। रेजिलियंसी क्या है, इसको हम हिंदी में प्रतिस्कंदता कहते हैं, है ना। कि रेजिलियंसी का मतलब है कि सपोज करो आपने उस रेशे को क्रश किया, उसको मोड़ा या ऐसे मरोड़ा, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाना चाहिए। उस क्षमता को हम क्या कह रहे हैं, रेजिलियंसी। जैसे सपोज करो आप वूल है, आपका ऊन की बनी हुई कोई स्वेटर है, उसको आप अगर दबाएंगे, है ना, तो वो क्या होगी, अपने ओरिजिनल शेप, जैसे आप हाथ हटाएंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी, उसमें आपके हाथ का निशान नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर सपोज कीजिए कोई कॉटन है, कॉटन को अगर आपने ऐसे थोड़ा सा हाथ से अगर आप क्रश करेंगे और उसे छोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो सलवटें सी उसमें बन जाएंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रतिस्कंदता। अगली प्रॉपर्टी है डायमेंशनल स्टेबिलिटी, आयामी स्थिरता। आयामी स्थिरता क्या है कि कोई भी रेशा है, जब हम उसको अलग अलग प्रोसेस से गुजारें या हम उसको धोएं, सुखाएं या उन पर प्रेशर अप्लाई करें, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में ही रहना चाहिए। अगर वो ओरिजिनल शेप में नहीं रहेगा तो उसको हम कहेंगे कि वो डायमेंशनली इनस्टेबल क्लोथ है ना। तो जैसे कि आप देखेंगे कॉटन है, जब आप कॉटन को पहली बार धोते हैं तो क्या होता है, कॉटन सिकुड़ जाता है। तो इससे इसका मतलब ये है कि जो कॉटन है, कॉटन की जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो कम है। इसी प्रकार जब आप वूल को धो के टांग दें किसी जगह पर तो क्या होता है, वो खिंच जाता है। तो डायमेंशन स्टेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है कि जो तंतु ना तो खींचे और ना ही सिकुड़े, है ना, वो अपनी ओरिजिनल शेप में बना रहे अंत तक, है ना। तो उसको हम कह रहे हैं डायमेंशनल स्टेबिलिटी। उसके अलावा अगली प्रॉपर्टी है अब्रेशन रेजिस्टेंट। अब्रेशन रेजिस्टेंट मतलब, क्योंकि जो अभी हम क्लोथिंग है उसमें अनेक तरह के फ्रिक्शंस लगते हैं, वो रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो उनसे जो घिसने और रगड़ने के प्रति जो अवरोधकता है उसको हम कह रहे हैं एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो एब्रेशन रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो डिसाइड करेगी कि कोई भी जो फाइबर या से बना हुआ फैब्रिक है वो कितने समय तक टिकेगा, है ना। जैसे कि सपोज़ कीजिए आप कारपेट बना रहे हैं, तो कारपेट बनाने के लिए आप जब फाइबर का चुनाव करेंगे तो ऐसा फाइबर लेंगे जो एब्रेशन रेजिस्टेंस हो। ऐसा नहीं कि एक दो बार चलने पे ही वो पूरा घिस जाए, है ना। लेकिन इसके विपरीत तो जो आपकी टावल्स हैं या इस तरह के बनाएंगे तो उनमें एब्रेशन रेजिस्टेंस का गुण कम होगा, है ना। तो ये एब्रेशन रेजिस्टेंस का गुण है जो कि घिसने के प्रति फाइबर के को अवरोधकता प्रदान करता है। इसके अलावा अगला गुण है एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्बेंसी मतलब अवशोषकता। अवशोषकता मतलब कि जो फाइबर है उसको उसमें कितनी प्रॉपर्टी है कि किसी भी लिक्विड, जैसे कि तुम्हारा पानी है ना, डाइज हैं, उनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता, है ना। तो जो अब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि गर्म प्रदेश के लोग हैं तो जो बॉडी में पसीना होता है उस स्वेट को अब्जॉर्ब करने की क्षमता, कंफर्ट प्रोवाइड करने की क्षमता, ये जो रेशो में पाए जाने वाला गुण है एब्जॉर्बेंसी, उसके कारण होती है। तो जैसे आप देखेंगे नेचुरल फाइबर, उसमें जो वूल है, वूल की एब्जॉर्बेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है, मतलब कितना पानी अधिकतम वो अवशोषित कर सकता है कोई रेशा, है ना। तो उसको हम कह रहे हैं एब्जॉर्बेंसी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे जो मैनमेड फाइबर जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, उनमें जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, जल को अवशोषण या अवधारण करने की क्षमता है, वो काफ़ी कम होती है। तो जो रेशे अधिक पानी अवशोषित करेंगे तो वो क्या करेंगे, सूखने में भी क्या करेंगे, बहुत अधिक समय लेंगे। लेकिन इसके विपरीत जो रेशे कम पानी को अवशोषित करेंगे उनसे बने हुए वस्त्र जल्दी से जल्दी सूख जाएंगे। इसके अलावा अगली एबिलिटी है विकिंग एबिलिटी। जो विकिंग एबिलिटी है वो आपकी एब्जॉर्बेंसी से ही रिलेटेड है। तो विकिंग एबिलिटी क्या है कि जैसे किसी रेशे ने पानी को अवशोषित किया तो वो क्या करेगा, उस पानी को सरफेस पर ले आएगा। सरफेस पर लाएगा तो क्या होगा, वो सन के कांटेक्ट में आके जल्दी से उससे इवेपोरेट इवेपोरेट हो जाएगा। तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं विकिंग एबिलिटी। तो यह वह योग्यता है तंतुओं की जिसके द्वारा जो नमी है, आर्द्रता है, वो उसकी सरफेस पे आ जाती है। सरफेस पे आ गई तो क्या होगा कि वो आगे उड़ जाएगी, तो उससे जो हमारे बनने वाले कपड़े हैं वो कंफर्टेबल बनेंगे, है ना। तो शरीर से नमी को दूर खींचने की जो क्षमता है उसको हम कह रहे हैं विकिंग एबिलिटी, है ना। तो
जो विकिंग एबिलिटी वाले कपड़े हैं वो क्या करते हैं, लोगों को जो उसे पहन रहा है उसके शरीर को क्या करते हैं, ड्राई रखते हैं, है ना, और तापमान को कंट्रोल रखते हैं। तो उनसे जो हमारी स्मेल वाली पसीने की जो स्मेल है या इरिटेशन होती है, उस तरह की जो ख़राब ट्रेड्स हैं वो उन कपड़ों में नहीं आते हैं, है ना। तो जो भी आउटडोर कपड़े हैं या जो स्पोर्ट्स वेयर के कपड़े हैं उनमें यह एबिलिटी का गुण बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अर्थात विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या है, जो भी हमारी कपड़े में जो भी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो रहा है उसको ट्रांसफ़र करने की क्षमता है। तो जो कपड़े खराब विद्युत चालकता वाले होंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, है ना। और फिर वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होगा तो वो हमारी बॉडी से चिपकने लगेंगे, है ना, तो और हमें इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी है फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी मीन्स जब हम रेशे को आग के कांटेक्ट में लाते हैं तो आप देखेंगे कुछ रेशे तो जलने लगते हैं और कुछ रेशे गल गल के जलते हैं, कुछ रेशे सुलग के जलते हैं, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं फ्लेमेबिलिटी, है ना। तो कुछ तंतु ऐसे होते हैं जिनको आप आग के पास लाएंगे तो वो जलेंगे, लेकिन आग से दूर हटा लेंगे तो वो जलना बंद कर देंगे, है ना। लेकिन कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनको आप आग के पास ले गए तो उन्होंने आग पकड़ी तो वो गल गल के सुलग के चलते रहते हैं। तो ये जो फ्लेमेबिलिटी की प्रॉपर्टी है ये भी रेशों में पाई जाने वाली एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थैंक यू।